बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 के आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे तीन चीज़ों के मुतालिक। नंबर 1 हमने डिस्कस करना है बैक्टीरियल ग्रोथ, दूसरा हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और तीसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया डिस्कस किया जाएगा। तो आज का हमारा ये लेक्चर बैक्टीरिया के इन तीन एस्पेक्ट से मुतालिक होगा: बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ क्या है। वैसे तो आमतौर पर ग्रोथ को डिफाइन किया जाता है कि ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज एंड मैस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वैसे तो आमतौर पर ग्रोथ को डिफाइन किया जाता है कि ग्रोथ इज द इंक्रीज इन साइज एंड मैस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया आप ग्रोथ को यूं डिफाइन नहीं करेंगे। बैक्टीरिया के केस में आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द बैक्टीरियल कॉलोनी इज कॉल्ड बैक्टीरियल ग्रोथ। इंक्रीज in number of cells in a bacterial colony per unit time। यानी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जितने न्यू सेल्स अराइज होंगे, जितने नए सेल्स का इजाफा होगा बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर, उस चीज़ को बैक्टीरियल ग्रोथ कंसिडर किया जाएगा। बैक्टीरिया चूंकि जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ये फिलामेंटस चेन लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो इस वजह से इन ऑर्गेनिजम्स की अक्सर ग्रोथ आपको इस तरह से दिखाई देगी कि जिस जगह पर ये ग्रो कर रहे होंगे वहाँ पर ग्रेजुअली इनका नंबर इंक्रीज हो रहा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हम बैक्टीरियल ग्रोथ को कंसिडर करते हुए बस यही एस्पेक्ट ऑब्जर्व करते हैं कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितने नए बैक्टीरिया ऐड हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर पहले 100 बैक्टीरिया मौजूद थे और 100 बैक्टीरिया तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद वहाँ पर सपोज करो कि 1000 बैक्टीरिया वहाँ पर अब मौजूद हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि 100 से वो बढ़कर 1000 पर ये फिगर चला गया 1 घंटे के बाद, तो 900 बैक्टीरिया का इजाफा हुआ है। तो ये 900 न्यू बैक्टीरिया जो पर आवर यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं, इसको आप बैक्टीरियल ग्रोथ कंसिडर करेंगे। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको फिगर्स बताएं, ठीक है। एक्चुअल अभी कैलकुलेशन हम देखेंगे कि किस तरह से बैक्टीरियल ग्रोथ को एस्टिमेट किया जाता है। बहरहाल बैक्टीरियल ग्रोथ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए आपने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये देखना है कि कितने न्यू बैक्टीरिया का इजाफा हो रहा है। बैक्टीरियल ग्रोथ को आप इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे कि इंक्रीज इन साइज एंड मैस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इस तरह से आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे। हालांकि जो यूकैरियोट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए आप यही वर्डिंग यूज करते हैं कि यूकैरियोटिक ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज एंड मैस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लेकिन बैक्टीरियल ग्रोथ ये उससे डिफरेंट है। बैक्टीरियल ग्रोथ यूकैरियोटिक ग्रोथ से एक और लिहाज से भी डिफरेंट है, और वो इस तरह से कि बैक्टीरियल ग्रोथ दरअसल एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस, जबकि आपने यूकैरियोटिक ग्रोथ के हवाले से शायद ये टर्म पढ़ी हुई हो कि वो एक ही रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस किस तरह से है? असल में होता यह है कि जब किसी कॉलोनी के अंदर न्यू सेल्स ऐड हो रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि ग्रोथ प्रमोट हो रही है, लेकिन जब अगर किसी सेल में नंबर ऑफ सेल्स में कमी वाक़ा होना शुरू हो जाए, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उल्टा प्रोड्यूस होने के कमी वाक़ हो जाए, जैसे पहले 100 बैक्टीरिया थे लेकिन 1 घंटे के बाद यहाँ पर 10 बैक्टीरिया रह जाते हैं, तो इसका मतलब है 90 बैक्टीरिया कम हो गए। तो ये इसका मतलब है कि ग्रोथ यूं डाउनवर्ड आना शुरू हो गई, नेगेटिव चेंज इसके अंदर टेक प्लेस हुआ है। सो ये इस लिहाज से एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि ये ग्रोथ कर्व अभी आप देखिएगा कि ऊपर की तरफ जाते जाते ये नीचे भी आना शुरू हो जाती है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस अनलाइक द यूकैरियोटिक ग्रोथ विच इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बैक्टीरियल ग्रोथ को यूकैरियोटिक ग्रोथ से डिफरेंशिएट करना है।
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक ग्रोथ एंड बैक्टीरियल ग्रोथ? तो आपने पहली बात तो ये बतानी है कि यूकैरियोटिक ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन size and mass of an organism, जबकि bacterial growth is characterized by increase in number of cells in the bacterial colony per unit time. और फिर दूसरी चीज आप यहां पर ये बताएंगे कि यूकैरियोटिक ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, जबकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये ग्रोथ पॉजिटिव वे में प्रमोट भी हो रही होती है, तो नेगेटिव वे में ये दोबारा डिक्रीज भी होना शुरू हो जाती है। तो दोनों एस्पेक्ट आपको यहां पर नजर आएंगे बैक्टीरियल ग्रोथ के केस में, लेकिन यूकैरियोटिक ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। बैक्टीरियल ग्रोथ को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम यहां पर देखते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ 4 फेजेस के अंदर डिवाइड की जा सकती है। बैक्टीरियल ग्रोथ में पहला फेज आएगा लैग फेज। ये वर्ड लैग है, LAG, लैग। पहला फेज होगा लैग फेज, उसके बाद फिर दूसरा फेज लॉग फेज है, फिर तीसरा फेज स्टेशनरी फेज और चौथा फेज डिक्लाइन फेज या इसको डेथ फेज भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज डेथ फेज। तो इस तरह से बैक्टीरियल ग्रोथ इन 4 फेजेस में डिवाइड की जा सकती है। इसमें जो आपको सबसे पहला फेज बताया, दिस इज नोन एज लैग फेज। तो देखिए लैग फेज में एक्चुअली क्या होता है। लैग फेज जो बैक्टीरियल ग्रोथ का सबसे पहला फेज है, लैग फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रिपरेशन ऑफ ग्रोथ। इसके अंदर दरअसल ग्रोथ की प्रिपरेशन होगी, ग्रोथ एक्चुअली टेक प्लेस नहीं होगी, यानी न्यू सेल्स का इजाफा नहीं होगा, बल्कि सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। दिस इज फेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रोथ। प्रिपरेशन ऑफ ग्रोथ यानी ड्यूरिंग दिस फेज organisms adapt themselves in the new environment, in new medium। जब आप किसी भी नए environment के अंदर, न्यू मीडियम के अंदर कुछ बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पर मैं टर्म यूज कर रहा हूँ इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ पर किसी पेट्री प्लेट के अंदर ग्रो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेट्री प्लेट, यहाँ पर कोई बैक्टीरियल कॉलोनी ऑलरेडी ग्रो कर रही है, एंड इफ यू ऐड सम न्यू बैक्टीरिया इन दिस कॉलोनी, आप यहाँ से किसी और मीडियम से बैक्टीरियल कल्चर को पिक करते हैं। बैक्टीरियल कल्चर का मतलब है कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, किसी जगह पर बैक्टीरिया ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ से उस ग्रोथ में से आप चंद एक बैक्टीरिया को यहाँ से पिक करते हैं और इसको एक नए मीडियम के अंदर शिफ्ट करते हैं। दिस प्रोसीजर इज नोन एज इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन इसे कहा जाता है। ये टर्म आपने याद रखनी है, हमने बार बार इस टर्म को भी यूज करना है। तो ड्यूरिंग लैग फेज क्या होगा कि जो इनोकुलेट किया था आपने, न्यू बैक्टीरिया को यहाँ पे इनोकुलेट किया, तो ये इनोकुलेटेड बैक्टीरिया जिसे इनोकुलम भी कहा जाता है, ये इनोकुलम अपने आप को अडॉप्ट करता है इस न्यू इन्वायरमेंट के अंदर, यानी फर्दर ग्रो करने के लिए अपने आप को एक लिहाज से प्रिपेयर कर रहा है। सो दिस फेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द लैग फेज। इसमें न्यू सेल्स का इजाफा नहीं होगा, बल्कि सेल्स अपने आप को जस्ट अडॉप्ट करेंगे। सेल्स adapt themselves in their new environment. Cells adapt themselves in their new environment। क्योंकि पहले ये किसी और environment में थे, अब वहाँ से इनको यहाँ पर नए environment के अंदर लाया गया है, तो इस नए environment के साथ adaptability required है। तो ये फेज ऑफ एडाप्टेशन कहला सकता है, या फिर इसको फेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रोथ भी कहा जाएगा। तो इस दौरान में यहाँ पर नंबर प्रॉपरली इंक्रीज नहीं हो रहा होता। यहाँ पर जो आपको ये थोड़ा सा कर्व ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, तो एक्चुअली ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इस लैग फेज की। लैग फेज का असल पीरियड ये वाला होगा जिसमें जस्ट अभी ये अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं। यानी अगर हम इस कर्व को प्रॉपरली ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि जो लैग फेज होगा, लैग फेज में जितने भी बैक्टीरिया आपने वहाँ पे इनोकुलेट किए थे, उन बैक्टीरिया का नंबर कांस्टेंट रहता है। इसमें यूँ डिवीजन नहीं हो रही होती, और जो भी सेल्स वहाँ पर आपने इनोकुलेट किए होते हैं उनका नंबर कांस्टेंट रहता है। तो दिस इज द फेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रोथ, नॉट द ग्रोथ फेज। यानी इसमें एक्चुअली ग्रोथ नहीं हो रही होती, जस्ट दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्रोथ।
तो इस वजह से यहाँ पर ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, जितने नंबर ऑफ सेल्स आपने इनोकुलेट किए तो उतने के उतने ही रहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग लैग फेज क्या कंडीशंस फेवरेबल होंगी या अनफेवरेबल होंगी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ड्यूरिंग दिस लैग फेज कंडीशंस विल बी फेवरेबल। हालांकि फेवरेबल कंडीशंस में यहाँ पर डिवीजन होनी चाहिए, लेकिन अभी चूंकि मैंने आपको बताया कि न्यू एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से अभी ग्रोथ शुरू नहीं हुई, अभी डिवीजन शुरू नहीं हुई। हालांकि कंडीशंस यहाँ पर फेवरेबल हैं। ठीक है, तो कंडीशन के हवाले से आपने याद रखना है कि कंडीशंस आर फेवरेबल, बट स्टिल बैक्टीरिया आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर देयर ग्रोथ। तो कंडीशंस यहां पर फेवरेबल होंगी। अच्छा, उसके बाद फिर एक स्टेज आती है जब ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है तो बैक्टीरिया अब रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ ग्रोथ नोन एज लॉग फेज। अब ये लॉग फेज है, एंड ड्यूरिंग दिस लॉग फेज बैक्टीरिया क्विकली बिगिन टू डिवाइड। रैपिड सेल डिवीजन यहां पर परफॉर्म होगी। Therefore, this is phase of rapid growth, आप इसको कह सकते हैं। This is phase of rapid growth। रैपिड ग्रोथ से मतलब है कि यहां पर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर टेक प्लेस होगी। ग्रोथ अकर्स इन एक्सपोनेंशियल रेट। ग्रोथ अकर्स इन एक्सपोनेंशियल रेट। एक्सपोनेंशियल रेट का मतलब ये होता है कि हर थोड़े स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कॉलोनी का साइज डबल हो रहा होता है। यानी अगर एक बैक्टीरियम आपने वहां पे प्लेस किया था तो एक से ये थोड़ी देर के बाद दो हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद दो से ये चार हो जाएंगे, चार से थोड़ी देर के बाद ये 8 हो जाएंगे, 8 से थोड़ी देर के बाद ये 16 हो जाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर थोड़ी देर के बाद, हर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कॉलोनी का साइज डबल होता जा रहा है, पहले से 2 गुना साइज होता जा रहा है उसका। यानी जितने आप देख रहे हैं कि सेल्स पहले मौजूद थे तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद उससे डबल नंबर ऑफ सेल्स आपको वहां पे नजर आएंगे। तो इस चीज को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो यहां पर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रेट पर टेक प्लेस होगा। कंडीशंस के मुतालिक अगर पूछा जाए कि क्या लॉग फेज के अंदर कंडीशंस फेवरेबल होंगी, तो डेफिनेटली कंडीशंस आर आइडियल। कंडीशंस आर आइडियल। यहां पर कंडीशन से क्या मुराद है, किन चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं? तो यहां पर कंडीशन से मुराद है जैसे टेम्परेचर, जैसे पीएच ऑफ द मीडियम, जैसे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। तो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी ऑप्टिमम स्टेट में यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से ये लैग फेज के अंदर मौजूद थी, यहाँ पर भी कंडीशंस फेवरेबल थी और यहाँ पर भी कंडीशंस फेवरेबल हैं। इसी वजह से यहाँ पर अब ग्रोथ हो रही है, क्योंकि प्रिपरेशन पहले हो चुकी है और अब रैपिडली सिर्फ ग्रोथ हो रही है और नए सेल्स में इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं रहती, कंडीशंस अनफेवरेबल होना शुरू होती हैं, तो लॉग फेज के एंड पर आकर आपको नजर आएगा कि कुछ अब सेल्स की साथ साथ डेथ भी होना शुरू हो गई है ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इस तरह से अब एक और फेज यहां पर शुरू हो जाएगा। एक मिनट, तो इस तरह से एक और फेज यहां पर अब शुरू हो जाएगा। दिस फेज इज नोन एज स्टेशनरी फेज। दिस इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, इसमें ऐसा होगा कि कंडीशंस फेवरेबल नहीं रहेंगी बल्कि ये अनफेवरेबल होना शुरू हो जाएंगी। सम कंडीशंस बिकम अनफेवरेबल। Some conditions become
अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल होने की वजह से अब यहां पर सेल्स की डेथ में इजाफा शुरू हो जाएगा। जितने नए सेल्स पैदा होंगे उतने सेल्स की डेथ भी हो जाएगी, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाएगा। बर्थ रेट एंड डेथ रेट बिकम्स इक्वल। बिकम्स इक्वल। इससे पहले आपको याद है अभी सिर्फ बर्थ रेट था, डेथ रेट बिल्कुल भी नहीं था। तो अब ये डेथ रेट बर्थ रेट के इक्वल हो गया। जितने नए सेल्स पैदा होते हैं उतने सेल्स की डेथ भी हो जाती है। सो इसका मतलब है कि नो नेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, नो नेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन द कॉलोनी। ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स में कोई आपको इंक्रीज नजर नहीं आएगा। जितने सेल्स पैदा हो रहे हैं उतनी सेल्स की डेथ भी होती जा रही है। बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो चुका है, तो इस वजह से नो नेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द कॉलोनी। इसी वजह से इस फेज को स्टेशनरी फेज कहा जाता है। आप इस डायग्राम में मुलाहिजा करें कि लॉग फेज के एंड पर कंडीशंस अनफेवरेबल हुई, डेथ रेट इंक्रीज हुआ और बर्थ रेट के इक्वल हो गया। तो ऐसी सूरत में अब देखो कोई नेट इंक्रीज नहीं हो रहा और ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, यानी जितना नंबर ये अचीव हो चुका है। यहां पर देखो आपको इस एक्सिस के ऊपर ग्रोथ रेट शो किया हुआ है। यहां पर आपको दिखाया गया है कि log 10 नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया, log 10 का मतलब है कि हर थोड़े देर के बाद ये कॉलोनी का साइज चूंकि डबल होता है ना, तो लॉग के अंदर उसको इंडिकेट किया हुआ है। तो इस इंक्रीज को लॉगरिथमिक इंक्रीज भी कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या लॉगरिथमिक इंक्रीज। लेकिन ये लॉगरिथमिक इंक्रीज या एक्सपोनेंशियल इंक्रीज अब आकर ये स्टेडी स्टेट में आ गया है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। जितने नए सेल्स पैदा हो रहे हैं उतने सेल्स की डेथ भी होती जा रही है, तो इस वजह से अब ग्रोथ कर्व बिल्कुल स्ट्रेट होगी। दिस इज देयरफॉर कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज। उसके बाद फिर देखिए कि कंडीशंस जब और ज़्यादा अनफेवरेबल होती हैं, तो साथ साथ देखो टाइम गुजरता जा रहा है, तो जब ये कंडीशंस और अनफेवरेबल होंगी, ऐसी सूरत में टेम्परेचर, पीएच ऑफ द मीडियम और न्यूट्रिएंट्स, ये सभी चीज़ें एडवर्स हो जाएंगी। जब ये सारी कंडीशंस एडवर्स होंगी तो डेथ रेट एक्सीड कर जाएगा बर्थ रेट से, और जितने नए सेल पैदा होते हैं उससे ज़्यादा डेथ का शिकार हो जाते हैं। इस तरह से कॉलोनी का साइज बजाय इंक्रीज होने के डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब कॉलोनी का साइज बढ़ रहा था तो ग्रोथ कर्व ऊपर जा रही थी, जब ये फर्दर कॉलोनी का साइज नहीं बढ़ रहा था तो कांस्टेंट हो गया था, इसे स्टेशनरी फेज कहा जाएगा। और जब ये कॉलोनी का साइज डिक्रीज होना शुरू हो गया है, जितने सेल्स पैदा हुए थे उनमें से उल्टा मजीद सेल्स की डेथ भी होती जा रही है, तो इस तरह से ये ग्रोथ कर्व नीचे आना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज फेज ऑफ डिक्लाइन या डेथ फेज इसे कहा जाता है। तो इस फेज को आप कैसे करेक्टराइज करेंगे? डेथ फेज या डिक्लाइन फेज इज द फोर्थ फेज। डेथ फेज या इसको डिक्लाइन फेज भी कहा जाता है। इस दौरान में कंडीशंस बिकम एडवर्स, कंडीशंस बिकम अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, और कंडीशंस अनफेवरेबल होने की वजह से यहां पर और क्या हुआ है, कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई हैं, डेथ रेट बर्थ रेट से एक्सीड कर गया है, डेथ रेट becomes faster than birth rate, और इस तरह से कॉलोनी का साइज इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होना शुरू हो गया है। कॉलोनी साइज बिगिन टू डिक्रीज,
इस फेज को कहते हैं डेथ या डिक्लाइन फेज। और ये फेज कब खत्म होगा? जब कंडीशंस टोटली अनफेवरेबल हो जाएंगी, तो ऐसी सूरत में तमाम की तमाम बैक्टीरिया मर जाएंगे। जब ये कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो ऐसी अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सिर्फ वही बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं जो कोई अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम पास करने का जरिया रखते हैं, उनके पास कोई मैकेनिज्म मौजूद होता है टू पास अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो सिर्फ वही बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। और वो जरिया क्या है उनके पास अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम को पास करने के लिए? आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसमें बाज़ बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म करते हैं और बाज़ बैक्टीरिया सिस्ट फॉर्म करते हैं। तो स्पोर भी दो किस्म के, कुछ के अंदर एंडोस्पोर बनते हैं, कुछ के अंदर एक्सोस्पोर, और बाज़ बैक्टीरिया के अंदर सिस्ट फॉर्म होंगे। तो बाय फॉर्मिंग स्पोर और सिस्ट बैक्टीरिया पास अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम। याद रखो कि जब ये कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तो या तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है या बैक्टीरिया स्पोर या सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जब कंडीशंस एडवर्स हों तो सारे के सारे बैक्टीरिया स्पोर या सिस्ट फॉर्म कर लें। ये कैपेसिटी भी कुछ बैक्टीरिया को मिलती है और बाकी बैक्टीरिया इससे महरूम होते हैं और कंडीशंस अनफेवरेबल होने पर उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आपसे किसी एमसीक्यू में पूछा जाए कि व्हेन कंडीशंस बिकम अनफेवरेबल तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉसिबल, तो आपने उसमें सिर्फ ये नहीं कहना कि बैक्टीरिया विल फॉर्म स्पोर्स एंड नेवर डाई या बैक्टीरिया विल फॉर्म सिस्ट एंड नेवर डाई, बल्कि आपने यहाँ पर बताना है कि सम ऑफ द बैक्टीरिया विल फॉर्म स्पोर और सिस्ट एंड अदर आर डाइड। क्योंकि जो बैक्टीरिया स्पोर या सिस्ट फॉर्म कर लेंगे वो सर्वाइव करेंगे और जो नहीं फॉर्म करेंगे वो डेथ का शिकार हो जाएंगे। इस तरह से आप ये ग्रोथ कर्व को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ थी इसे आप यूं डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं इन 4 फेजेस के जरिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर लैग फेज के अंदर बर्थ रेट या डेथ रेट दोनों में से कौन सा रेट फास्टर है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ना तो यहाँ पर डेथ रेट है इस वक्त, ना बर्थ रेट है। तो कंडीशंस यहाँ पर कैसी हैं? तो कंडीशंस फेवरेबल हैं। लॉग फेज के मुतालिक अगर पूछा जाए बर्थ रेट या डेथ रेट में से कौन सा फास्टर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बर्थ रेट फास्ट होगा, लेकिन डेथ रेट यहाँ पर ना होने के बराबर होगा और इसी वजह से एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर ग्रोथ परफॉर्म होगी। और जहाँ तक बात है स्टेशनरी फेज की, तो यहाँ पर बर्थ और डेथ रेट इक्वल हो जाता है, इस वजह से कोई नेट इंक्रीज नहीं आता। और डेथ फेज में ऑब्वियसली डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा देन बर्थ रेट, और इसी वजह से ये कॉलोनी का साइज रिटार्ड होना शुरू हो गया। बैक्टीरियल ग्रोथ का ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने लर्न किया है, इसके हवाले से कई एक और क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए। स्पेशली ये क्वेश्चन लैग फेज से मुतालिक होते हैं, जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं और बैक्टीरिया प्रिपेयर हो चुके होते हैं और उनमें डिवीजन शुरू हो जाती है, तो उस वक्त बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि इफ़ यू इनोकुलेट सिंगल बैक्टीरियम ऑन अ मीडियम, इस तरह से एक मीडियम आपने लिया है, उसके ऊपर एक सिंगल बैक्टीरियम को इनोकुलेट किया है, देन आफ्टर 20 मिनट, चलो ये वाली एग्जांपल जो है ना, ये भी आगे चलकर मैं आपको देता हूँ। ये अभी हम आगे रिप्रोडक्शन पढ़ लें, उसमें आपको ये एग्जांपल्स कोट करवाता हूँ। अच्छा, बैक्टीरियल ग्रोथ के बाद अब नेक्स्ट जो एस्पेक्ट हमने कवर करना है वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के हवाले से आप ये याद रखिए कि बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दे आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ग्रुप का मतलब क्या है? एक्चुअली बैक्टीरिया के अंदर आपको सेक्सेस का कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। दे आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनमें कोई आपको मेल या फीमेल बैक्टीरिया नज़र नहीं आते, इनमें सेक्सेस का कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस वजह से इनको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बैक्टीरिया में
जो एसेक्सुअल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो किस किस्म का एसेक्सुअल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन है? तो बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसमें सिर्फ एक ही मेथड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एंड दैट मेथड इज नोन एज बाइनरी फिशन. बैक्टीरिया परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन by means of binary fission. Binary fission is the process of asexual reproduction in bacteria. Binary fission is also known as amitosis, इसको amitosis भी कहते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहा जाता है. This is also known as direct cell division. इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन या एमाइटोसिस क्यों कहते हैं? तो इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन या एमाइटोसिस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें कोई स्पिंडल फाइबर स्टैब्लिश नहीं होते हैं. ड्यू टू लैक ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ड्यू टू लैक ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. जैसे आप यूकैरियोटिक सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स ऑब्जर्व करते हैं जिनकी मदद से क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिटवीन द डॉटर सेल्स, such spindle fibers are absent in case of bacteria. So due to lack of the spindle fibers, the bacterial cell division is known as amitosis or direct cell division. इस बाइनरी फिशन में एक बैक्टीरियल सेल दो में डिवाइड होता है. जैसे आप ये एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस बैक्टीरियल सेल में आपको ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है जो कि एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है. ये कोई टिपिकल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जैसा नहीं होगा, लेकिन इस सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को, सर्कुलर डीएनए को बैक्टीरियल क्रोमोसोम आमतौर पर कंसिडर किया जाता है. इसके अलावा आपको इसकी मेम्ब्रेन नजर आ रही है और उसके बाहर सेल वॉल है. ये बुनियादी स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल का दिखाया गया है. तो यहां पर बाइनरी फिशन में कुछ होता है इस तरह से कि पहले स्टेप के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होगी. ये एक डीएनए अपने जैसा एक और डीएनए सिंथेसाइज करेगा और इस तरह से ये डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है. तो पहला स्टेप इस बाइनरी फिशन में डीएनए रेप्लिकेशन है. दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप. यहां से लेकर यहां तक ये इसकी सेल डिवीजन का पहला स्टेप है जिसे डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाएगा. डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद जब एक डीएनए जो पेरेंट डीएनए कहलाएगा उस जैसे दो डीएनए अब फॉर्म हो जाएंगे, तो इस तरह से डीएनए डुप्लीकेट स्टेट में आ जाएगा. मैंने आपसे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपको शायद पिछले लेक्चर्स में याद हो कि बैक्टीरिया आमतौर पर हैप्लॉइड कंसिडर किए जाते हैं बिकॉज ऑफ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल. इनमें डिप्लॉइड फेज आता ज़रूर है लेकिन वो बहुत ही ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है. जब ये डिवाइड करने लगते हैं उस वक्त जस्ट बिफोर सेल डिवीजन ये अपने सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को डुप्लीकेट करेंगे और इस तरह से दो डीएनए मॉलिक्यूल इनके अंदर बन जाएंगे. और उसके बाद फिर दोबारा ये फर्दर इनके साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन होती है और पेरेंट सेल दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है और दोबारा से ये वापस हैप्लॉइड स्टेट में चले जाते हैं. तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है. डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ये एक ब्रीफ डिप्लॉइड फेज में गया है क्योंकि इसके बाद अब ये दो क्रोमोसोम्स हो गए, दो कॉपीज बन गई हैं. तो ये इसका एक ब्रीफ डिप्लॉइड फेज है. लेकिन आप इस दौरान में देख रहे हैं कि सेल वॉल दरमियान से कंस्ट्रक्ट हो रही है और ऐसी सूरत में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है. दिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. सो दूसरा स्टेप आप यहाँ पर साइटोकाइनेसिस कंसिडर कर सकते हैं. एक स्टेप को डीएनए रेप्लिकेशन और दूसरे को साइटोकाइनेसिस. यहां पर जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल डिवीजन है ना, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, उसके बरक्स यहां पर कैरियोकाइनेसिस कोई नहीं है. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. चूंकि यहां पर न्यूक्लियस है ही कोई नहीं तो इस वजह से कैरियोकाइनेसिस का इवेंट यहां पर परफॉर्म नहीं हो रहा. यहां पर उसके बजाय डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है. तो डीएनए की रेप्लिकेशन से एक पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट होकर टू डॉटर डीएनए बन जाता है और उसके बाद फिर जब ये साइटोकाइनेसिस होगी, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. दिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. जब फिर ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा तो उसके नतीजे में टू डॉटर सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड. बैक्टीरिया में ये एक सेल से दो डॉटर सेल्स के बनने तक का जो टाइम होता है ना, इस टाइम को कहते हैं जनरेशन टाइम. बैक्टीरियल सेल डिवीजन के दौरान
इस एक बैक्टीरियल सेल से 2 डॉटर बैक्टीरिया बनने तक का जो टाइम होगा उसे कहते हैं जनरेशन टाइम। और ये जनरेशन टाइम बैक्टीरिया में 15 से लेकर 25 मिनट तक वेरी करता है। जनरेशन टाइम वेरीज फ्रॉम 15 to 25 मिनट इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया। आप उसका एवरेज चलें तकरीबन कोई 20 मिनट लगा लें, यानी यूं समझ लें कि हर 20 मिनट के बाद कंडीशंस आइडियल होने पर हर 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 डॉटर बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर लेंगे। फिर उसके 20 मिनट के बाद ये 2 डॉटर बैक्टीरिया भी इसी तरह से डिवाइड करेंगे और इनसे मजीद 2 प्रोड्यूस होंगे, यानी 4 हो जाएंगे। फिर 20 मिनट के बाद वो चारों डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो इस तरह कंडीशंस जब फेवरेबल होती हैं तो इन फेवरेबल कंडीशंस के दौरान बैक्टीरिया यूं रैपिडली डिवाइड करते चले जाते हैं और इनके डिवाइड होने से कॉलोनी का साइज चूंकि बढ़ रहा होता है तो इस तरह से बैक्टीरियल ग्रोथ परफॉर्म हो रही होती है। अमूमन कंडीशंस आइडियल उस वक्त होती हैं जब लैग फेज परफॉर्म हो रहा होगा, जब एक्सपोनेंशियल रेट पर ग्रोथ परफॉर्म हो रही होती है। उस वक्त ऐसा होता है कि बैक्टीरिया की कॉलोनी का साइज हर कुछ देर के बाद डबल हो रहा होता है। तो यहाँ पर कई एक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बैक्टीरिया में नंबर ऑफ सेल्स, बैक्टीरियल कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के हवाले से। मिसाल के तौर पर अगर आपसे ये कहा जाए कि इफ़ यू इनोकुलेट अ सिंगल बैक्टीरियम इन अ बैक्टीरियल मीडियम, आपने एक बैक्टीरियल मीडियम लिया है, न्यूट्रिएंट मीडियम, और उस मीडियम के अंदर आपने एक सिंगल बैक्टीरियम इनोकुलेट किया है। इनोक्यूलेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, इनोक्यूलेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल कल्चर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो आपने इनोक्यूलेशन की एक सिंगल बैक्टीरियम की, तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आफ्टर 1 आवर हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर, आफ्टर 1 आवर हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर, तो आपने ये देखना है कि बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर कितने होंगे। इसको देखने के लिए आपने क्या करना है कि 1 आवर में काउंट करना है कि कितनी एपिसोड्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो 1 आवर के अंदर 20-20 मिनट की 3 एपिसोड आएंगी ना, यानी अगर 1 घंटे को, जो कि तकरीबन 60 मिनट का दौरानिया होता है, इस 60 मिनट को 20 से डिवाइड करें तो आपके पास फिर 3 इसकी एपिसोड्स बनती हैं, 3 डिवीजन्स इसकी बनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे के दौरान बैक्टीरिया 3 दफ़ा डिवाइड करेंगे, 3 दफ़ा, यानी एक बैक्टीरियल सेल एक बार डिवाइड करे तो 1 से 2 बनते हैं, और दूसरी बार अब ये दोनों डिवाइड करें तो 2 से ये 4 बन जाते हैं, और तीसरी बार अब ये चारों डिवाइड करें तो इन चारों के डिवाइड होने से मज़ीद 4 और प्रोड्यूस हो जाएंगे, और टोटल बैक्टीरिया की तादाद कितनी हो जाएगी, 8। यानी एक डिवीजन ये हुई, फर्स्ट डिवीजन, दिस इज सेकंड डिवीजन, दिस इज थर्ड डिवीजन। 20 मिनट, 40 मिनट और ये 60 मिनट, यानी 1 घंटा पूरा हो गया। तो 1 घंटे के बाद यहाँ पर बैक्टीरिया का नंबर क्या होगा, तो आपने आंसर देना 8, यानी आपने एक बैक्टीरियम प्लेस किया था, आफ्टर 1 आवर 8 बैक्टीरिया विल बी देयर। तो अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाए कि आफ्टर एन अदर आवर, एक और घंटे के बाद यहाँ पर अब तादाद कितनी होगी, तो एक और घंटे का मतलब है कि जिस तरह से ये पहले घंटे के अंदर 3 जनरेशन्स यहाँ पर पास ऑन हुई हैं, तो अब एक और घंटा गुजरने पर मज़ीद 3 यानी टोटल 6 जनरेशन्स हो जाएंगी। तो आपने इस तरह से काउंट करना है कि ये चौथी जनरेशन के बाद 8 से 16 हो जाएंगे, और 5वीं जनरेशन के बाद 16 से 32, और इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो आपने ये बैक्टीरियल कॉलोनी का नंबर कैलकुलेट करने के लिए यूँ इस तरह से ये देसी तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं आप, बल्कि आप इसके मुकाबले में एक टेक्निकल वे ये होगा कि आप ये फार्मूला अप्लाई करें, और फार्मूला क्या है, 2 पावर n। यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ जनरेशन्स को इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ जनरेशन्स। जैसे यहाँ पर बात हुई थी कि 2 घंटे में कितनी जनरेशन्स होंगी, यानी कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, तो 1 घंटे में 3 जनरेशन्स हैं, 2 घंटे में मज़ीद 3 हो जाएंगी, तो इस तरह से टोटल ये 6 जनरेशन्स हो गई। आप ये 2 के ऊपर पावर 6 लगाएं और उसको कैलकुलेट करें, तो 2 के ऊपर पावर 6 का मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 32, और 32 इंटू 2 64। तो 64 बैक्टीरिया विल बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर 2 आवर्स इन दिस
मीडियम। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सिंगल बैक्टीरिया की इनोकुलेशन के बजाय आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर अगर आप 10 बैक्टीरिया इनोकुलेट करते हैं, ठीक है, इनिशियली आप यहाँ पर 10 बैक्टीरिया इनोकुलेट करते हैं, तो अब आप बताइए कि आफ्टर 2 आवर्स या आफ्टर 5 जनरेशन या आफ्टर 6 जनरेशन कितने बैक्टीरिया मौजूद होंगे। तो अब आपने इसी तरह से ये फार्मूला अप्लाई करना है 2 पावर n, और जो आपके पास नंबर आएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद एक्चुअल नंबर, ठीक है, इसको आप एक्चुअल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस आंसर को। और एक्चुअल नंबर क्या है? एक्चुअल नंबर वो जो इनोकुलेशन नंबर था ना, इनोकुलेटिंग नंबर, उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और वो एक्चुअल नंबर या इनोकुलेटिंग नंबर कितना था? 10 था, तो 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 64 इंटू 10, तो आंसर आ गया आपके पास 640। तो 640 बैक्टीरिया विल बी देयर। अब आपको समझ आ रही है कि किस तरह से ये कॉलोनी का साइज कैलकुलेट किया जाता है। ये याद रखो किस तरह के क्वेश्चन सारे लॉग फेज के हवाले से होंगे। लॉग फेज, जब कंडीशंस हाईली फेवरेबल होती हैं उस वक्त ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि उस वक्त इतने बैक्टीरिया में इनोकुलेट किए, तो बताओ अभी 1 घंटे के बाद कितने होंगे, 2 घंटों के बाद कितने होंगे। तो ये लॉग फेज के हवाले से क्वेश्चनिंग होती है। अगर यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि बताओ मुझे कि यहाँ पर कोई 20 जनरेशन्स गुजर चुकी हैं, ठीक है, 20 जनरेशन्स यहाँ पर पास ऑन हो चुकी हैं, तो आफ्टर 20 जनरेशन्स, आफ्टर 20 जनरेशन्स यहाँ पर अगर बैक्टीरिया का साइज, बैक्टीरियल कॉलोनी का साइज x है, आपको ये कहा जाता है कि आफ्टर 20 जनरेशन्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द कॉलोनी आर x। तो आप मुझे बताएंगे कि आफ्टर एन अदर जनरेशन, एक और जनरेशन जब पास होगी, तो इस एक और जनरेशन गुजरने के बाद अब बताओ बैक्टीरियल कॉलोनी का साइज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पर इसका साइज बताएंगे तो आफ्टर अनदर जो साइज है वो डबल हो जाएगा प्रीवियस साइज से, यानी अगर आफ्टर 20 जनरेशन x है तो आफ्टर अनदर जनरेशन 2x हो जाएगा। डबल करना है आपने, यानी हर जनरेशन के बाद साइज डबल हो रहा है ना, इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है। तो यहां पर साइज 2x हो जाएगा। ठीक होगी बात। इस तरह से आप ये बैक्टीरियल कॉलोनी का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो उनके अंदर आप ये सवालों के जवाब इजीली बता सकते हैं। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही आपको यहां पर? अच्छा, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का एस्पेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आप याद रखिए कि कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन बैक्टीरिया। ये बात ध्यान में रख लीजिए। नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन बैक्टीरिया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर बैक्टीरिया में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद नहीं है तो बैक्टीरिया में ये जो वैरायटी है, इतनी सारी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया कैसे आ जाते हैं? तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर इस तरह प्रोड्यूस होते हैं कि उसमें एक तो बैक्टीरिया में एक इवेंट पाया जाता है, उसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इनकी वजह से वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से वैरायटी प्रोड्यूस होती है, चेंजेस आ जाती हैं बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन की वजह से। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड द म्यूटेशन आर द फेनोमेना विच कॉज डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया। इनकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट काइंड्स डेवलप होती हैं। अदरवाइज आप याद रखें कि बैक्टीरिया में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या चीज़ है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस इन विच alteration in the genetic material of an organism occurs. इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? What is genetic recombination? A process in which leads to a process which
leads to the alteration in genetic material of an organism. Alteration in genetic material of an organism. किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई जेनेटिक अल्टरेशन टेक प्लेस होती है तो इस जेनेटिक अल्टरेशन को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कई एक तरीके होते हैं, यानी खुद ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक तरीका है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ बैक्टीरिया में मौजूद नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बजाय यहाँ पर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के मेथड्स पाए जाते हैं ना, उन मेथड्स में तीन चीज़ें यहाँ पर काबिल जिक्र हैं बैक्टीरिया में। वन ऑफ देम इज नोन एज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन प्रोसेस ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक इवेंट है। इसी तरह से एक और है, उसे कहते हैं ट्रांसडक्शन, एंड द थर्ड वन इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। So these are three methods of genetic recombination in bacteria. और अदरवाइज यूकैरियोट्स के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होती है? यूकैरियोट्स में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए होगी। बैक्टीरिया में अलबत्ता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, तो बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस के जरिए होगी। इवन ये जो म्यूटेशन है ये भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के जिन मेथड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये तीन मेथड्स हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले देखिए कॉन्जुगेशन, इसमें क्या होता है? कॉन्जुगेशन जैसे आपको यहां पर इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि टू बैक्टीरिया ये एक दूसरे के साथ आपको फिजिकली लिंक हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली दिस बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास आपको एक चीज बताई थी, पिलाए। ग्राम नेगेटिव के पास ये सेल मेम्ब्रेन की एक एक्सटेंशन होती है, उसे कहते हैं पिलाए। सिंगुलर वर्ड है पाइलस और प्लूरल है पिलाए, या इसको फिम्ब्री भी कहा जाता है, पिलाए और फिम्ब्री। तो ये पिलाए और फिम्ब्री दरअसल स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दो बैक्टीरिया जिनके पास पिलाए मौजूद होंगे वो अपने पिलाए की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और पिलाए की फ्यूजन के जरिए दरमियान में एक ट्यूब लाइक ब्रिज फॉर्म हो जाएगा। दिस ट्यूब लाइक ब्रिज इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये आप देखें फ्यूज्ड पिलाए, तो फ्यूज पिलाए के जरिए यहां पर कॉन्जुगेशन ट्यूब वजूद में आ गई है। थ्रू दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब इफ वन बैक्टीरियम डोनेट्स इट्स पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू अनदर बैक्टीरियम, तो ऐसी सूरत में वो बैक्टीरियम जो डोनेट करेगा उसको डोनर सेल कहा जाएगा, और जो रिसीव करेगा उसे रिसिपिएंट कहा जाएगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि एक सेल से दूसरे में कोई पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, और इन सम केसेस ये एक्सचेंज भी होता है, यानी दोनों ही सेल्स डोनर हो जाते हैं और दोनों ही रिसिपिएंट बन जाते हैं। तो इस तरह से ये जेनेटिक मटेरियल इन दोनों के दरमियान एक्सचेंज भी हो जाता है बाजुकात। तो इस तरह से अगर ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस हो रही है कि एक बैक्टीरियल सेल का कोई पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर यूं ट्रांसफर होता है थ्रू अ कॉन्जुगेशन ट्यूब, थ्रू अ फ्यूज्ड पिलाए, दिस काइंड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज नोन एज कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन ये ऐसा लगता है जैसे बैक्टीरिया आपस में मेट कर रहे हैं, इस वजह से कॉन्जुगेशन को समटाइम सेक्सुडेशन भी कहा जाता है या इसको सेक्सुअल प्रोसेस भी कहते हैं। बट कीप इन योर माइंड दैट दिस इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं बार बार कह रहा हूं कि दिस इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको सेक्सुअल प्रोसेस या फिर सेक्सुडेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो बैक्टीरिया आपस में यूं मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से ये सेक्सुअल प्रोसेस कहलाता है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हरगिज नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई न्यू यंग वन पैदा नहीं होने जा रहा। वही इंडिविजुअल्स जब सेपरेट होंगे तो उनके जेनेटिक मटेरियल में थोड़ी सी अल्टरेशन हो चुकी होगी और बाकी कुछ नहीं। तो इसमें कोई नए सेल्स का इजाफा नहीं हुआ, इस वजह से दिस इज नॉट द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये बात जहन में रहे। तो ये था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक मेथड जिसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। अब जरा देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक और मेथड, दिस इज नोन एज ट्रांसडक्शन।
ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक ऐसा मेथड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी। इसको आप कैसे डिफाइन करें? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बाय मींस ऑफ अ थर्ड पार्टी। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल from one bacterial cell to another by means of a third party। अब वो थर्ड पार्टी कौन है? वो थर्ड पार्टी एक्चुअली बैक्टीरियोफेज है। That third party is actually the bacteriophage। बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल आप पिछले चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि बैक्टीरियोफेज जब किसी बैक्टीरियल सेल से बाहर निकलता है तो बैक्टीरियल सेल के अंदर वो अपने बॉडी पार्ट्स को जब प्रिपेयर करता है तो उस दौरान में मुमकिन है कि अपने होस्ट बैक्टीरियल सेल का कोई पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो हासिल कर ले और उस पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर लेकर वो बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद जब किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर वो जाकर इन्फेक्शन कॉज करता है तो वो पिछले बैक्टीरियल सेल का पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल को डोनेट कर सकता है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज जब एक बैक्टीरियल सेल का पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफर हो जाए, दिस काइंड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज नोन एज ट्रांसडक्शन। तो इस ट्रांसडक्शन की वजह से भी बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक चेंज टेक प्लेस होगा। ट्रांसडक्शन के बाद फिर तीसरी जो टाइप है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। द थर्ड टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। Transformation is also the kind of genetic recombination which involves the transfer of genetic material from one organism to another. Transfer of genetic material from one bacterium to another bacterium to another by means of diffusion, by means of diffusion through general body surface या थ्रू सराउंडिंग मीडियम। अब देखो होता ये है कि एक बैक्टीरियल सेल उसका जो जेनेटिक मटेरियल वो उसकी इन्वायरमेंट के अंदर डिस्पर्स हो जाता है। वो कैसे कि बैक्टीरिया की ज़ाहिर डेथ भी होती है और डेथ होने के बाद उनके कंपोनेंट्स डिस्पर्स कर जाते हैं मीडियम के अंदर। तो इसका एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल जो मीडियम के अंदर डिस्पर्स कर चुका है और मीडियम के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े मौजूद हैं और कोई दूसरा बैक्टीरियल सेल बाय चांस उनमें से किसी एक को अपटेक कर सकता है। यानी जिस मीडियम के अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं ना, उस मीडियम में से अगर वो बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन कोई पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल अपटेक कर लेते हैं, सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन सेल टू अनदर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें देखो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर कोई कंजुगेशन ट्यूब इन्वॉल्व नहीं है, फिजिकल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक बैक्टीरियल सेल किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल अपटेक कर रहा है अपनी सराउंडिंग मीडियम में से। सो दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से ये जो तीन मेथड्स आपको बताए ना, इन तीनों में से किसी भी मेथड के जरिए बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है और उस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का नतीजा ये निकलता है कि बैक्टीरिया की करैक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा और उससे न्यू करैक्टरिस्टिक्स रखने वाले बैक्टीरिया वजूद में आते चले जाएंगे।
तो ये जितनी भी अर्थ के ऊपर इतनी बायोडाइवर्सिटी बैक्टीरिया में नज़र आती है आपको, उसका मैकेनिज्म इन तीन में से कोई एक हो सकता है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन भी इनमें होती रहती है, उसकी वजह से भी इनमें ये चेंजेस टेक प्लेस होंगी, लेकिन कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हरगिज़ नहीं है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये तीनों एस्पेक्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। स्पेशली यहाँ से आपने ये रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का जो एस्पेक्ट है उसको अलग से प्रिपेयर करना है, उसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है। और इसके अलावा ये जो 3 मेथड्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बताएं, इनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसको अलग से प्रिपेयर करें। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी एक मैकेनिज्म आपसे पूछा जा सकता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, या ये जो फेजेस ऑफ ग्रोथ हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं, बड़ा फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। तो इंशाल्लाह यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस आपसे बचकर नहीं जाएंगे, आप इजीली उनका आंसर दे पाएंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.